0.5 kg is attached to the end of a string having length दिया हुआ L 0.5 मीटर है. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. The maximum tension that the string can bear is this one. The maximum value of the angular velocity of ball. यानी ये कौन सा केस बता रहा है? ये तो कॉनिकल पेंडुलम ही बन रहा है. ये क्या बन रहा है? कॉनिकल पेंडुलम बन रहा है. यानी ये स्ट्रिंग है इसकी, इसकी लेंथ एल है और ये इस रेडियस में घूम रहा है. ये एंगल थीटा मान लेते हैं. इसका मास भी दिया हुआ है, मैक्सिमम टेंशन अपने को दिया हुआ है, तो एंगुलर वेलोसिटी बताना है. तो कोई बात नहीं है ना, ये इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ये रेडियस आर है. तो आर बाई एल इक्वल टू, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा. और इस बॉल की बात करेंगे हम लोग, तो इस बॉल की को डाउनवर्ड एम जी लग रहा है, टी इसको इधर लग रहा है. तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे, ये एंगल थीटा है, तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा. यानी टी कॉस थीटा इक्वल टू, तो एम जी होना चाहिए, क्योंकि पहले बात हुई कि प्लेन, जिस प्लेन में सर्कल है उसके परपेंडिकुलर सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, और उस प्लेन में जितने भी फोर्सेस हैं, तो ओरिजेंटल, अब देखो टेंजेंशियल तो कोई फोर्स है नहीं, अगर टॉप से देखेंगे तो इस पॉइंट पर सिर्फ इसको इधर की तरफ क्या लग रहा है? टी साइन थीटा लग रहा है, यानी टेंजेंशियल नहीं है. इसकी जो स्पीड है वो क्या है? यहाँ कांस्टेंट है ना, और ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है. तो ओमेगा अपने को चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? v बाई आर, है ना. ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा दरअसल m ओमेगा स्क्वायर, आर भी आप लिख सकते हो. t अपने को पता ही है, t पता है तो हमें थीटा मिल जाएगा इसमें, है ना. तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग कि ओमेगा चाहिए तो आर की वैल्यू रख देते हैं, तो आ जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर. आर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे एल साइन थीटा. तो साइन थीटा से तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया. तो टी बाई एम बाई एल, यानी ओमेगा इक्वल टू आ गया टी. टी की वैल्यू में कितना दिया हुआ है? टी की वैल्यू दिया है 324 बाई, ये कितना है? 0.5 इंटू एल कितना है? 0.5. तो कितना आ रहा भाई, कौन बताएगा? तो 0.5 बार आ जाएगा. 324 का क्या होता है? 324 होता है दरअसल 81 इंटू 4, ये होता है ना. तो यानी ये कितना है? 9 टू पावर 2 इंटू 4. अच्छा, तो इसका कितना हो गया? 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ऊपर गए, यानी ओमेगा आ गया हमारे पास में 36 आ रहा है. ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है? इसको सॉल्व करिए, दिया जाएगा 36, यानी ओमेगा इक्वल टू आ गया 36 रेडियन पर सेकंड. ये आंसर समझ में आया? तो क्वेश्चन तो हम कई सारे क्वेश्चन करवाए भी थे सेम इसी पैटर्न पे. भाई क्लियर है सबको? लिख लीजिए इसको. लिख लिया? हाँ सर. तो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2. टू आइडेंटिकल डिस्क ऑफ सेम रेडियस आर. ये दो आइडेंटिकल डिस्क है जिनकी रेडियस सेम है. ठीक है, ये पॉइंट पी है, यहाँ रेडियस इसका आर है, दूसरी वाली जो दिया उसका भी आर ही है.
ये आइडेंटिकल है, दोनों की रेडियस सेम है। यहाँ ये क्यू है, ये भी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस समय इसकी इधर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर होगी। ओके, two identical discs of same radius are rotating about their axes in opposite direction with the same constant angular speed omega. The discs are in the same horizontal plane at time t equal to 0. The points P and Q are facing each other as shown in the figure. The relative speed between the 2 points P and Q is v1 as a function of time best represented by. तो भी आप देख रहे हो कि रिलेटिव वेलोसिटी इनकी क्या जीरो है, रिलेटिव स्पीड बताना मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, मान लो किसी टाइम टी बाद ये यहाँ कहीं पहुंच जाता है, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से ये कितना हो जाएगा, यानी मान लो ये थीटा चला, सीधी सी बात है कि ये भी थीटा ही चलेगा सेम टाइम में। तो यहाँ थीटा चलेगा, यानी थीटा कितना होगा, लेकिन यहाँ ओमेगा इंटू टू, क्यों, क्योंकि अल्फा जीरो है। तो आप देख रहे हो कि अभी इसकी स्पीड इधर की तरफ क्या है, मैग्नीट्यूड तो ओमेगा आ रही है, और इसका इधर क्या है, ये ओमेगा आ रही है ना। हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, रिजोल्व कर लेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, उसी तरह इसका ये कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। तो चलो देख लेते हैं, इसको एक्सटेंड करो। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। 90 माइनस थीटा यानी ये एंगल थीटा होगा, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। तो ओमेगा आर कॉस ये हो जाएगा, थीटा क्या है, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी, और ये ओमेगा आर साइन ओमेगा टी, उसी तरह ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी और ओमेगा आर साइन ओमेगा टी। तो पहले वी पी वेक्टर निकालते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी जे कैप, फिर वी क्यू वेक्टर निकालते हैं, तो प्लस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो वी पी क्यू वेक्टर यानी वी पी वेक्टर माइनस वी क्यू वेक्टर तो जाएगा -2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी आई कैप। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी, इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अब आप देखो इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसी का ग्राफ प्लॉट करना है आपको, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास में ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये टी है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये दरअसल है ओमेगा बाई मतलब पाई बाई 2 ओमेगा, ये पाई बाई ओमेगा है ना, ये 3/2 पाई बाई ओमेगा, और ये 2 पाई बाई ओमेगा। देख लो इसमें कौन सा मैच कर रहा है। तो ये मतलब क्या, 2 पाई बाई ओमेगा क्या है, देखो 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू कैपिटल टी तो है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है ना। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। Oh yes sir. अब जैसे इसने कहा क्वेश्चन नंबर 3, a wire which passes through the hole is a small bead is bent in the form of a quarter of circle. The wire is fixed vertically on the ground as shown in the figure. The bead is released from near the top of the wire and it slides along the wire without friction. As the bead moves from A to B, the force it applies on the wire. तो force is applied on the wire. तो क्या होगा दरअसल यहाँ, ये हमारे पास में ये क्वार्टर वायर ना, क्वार्टर सर्कल बना हुआ है, ये वायर जो कि फिक्स है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो होगा क्या एक्चुअली यहाँ, जब ये बीड की बात करेंगे तो बीड मालूम कैसे होगा, जब यहाँ रखा होगा तो बीड तो ऐसे रखा होगा ना, एक तरह से ऐसे, लेकिन जैसे जैसे मूव करता जाएगा ये ऐसे मूव करता हुआ आएगा, मूव करता हुआ आएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि ये बीड क्या हो जाएगा, ऐसे जाना चाहेगा ना। हरी बात समझ, यानी इस पॉइंट तक इसमें ये बीड, क्योंकि अगर मैं बीड पर यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करूँ, मान लो ये पॉइंट पी है यहाँ, तो ए से लेकर पी पॉइंट तक अगर बीड और इसके बीच का एबीडी बनाएंगे तो देखो ये ऐसे होगा ना दरअसल, तो ये नीचे की तरफ खींच रहा है, इसका मतलब है कि इसको फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, और किसको है ना, तो वायर को किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। यानी इसका मतलब ए टू पी तक वायर को इसने पूछा है, एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, तो ए टू पी में ये अंदर की तरफ लगा रहा है, रेडियली इनवर्ड्स इनिशियली, लेकिन पी के बाद देखो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होगी ना, है ना, बाहर जाने की होगी, तो क्या होगा अब इस केस में, पी टू बी की अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिचुएशन ऐसी बनेगी, यानी इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होगी, तो इसका मतलब है इसको नॉर्मल अंदर लगेगा बीड को, और इस वायर को किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, बस यही करना था इसमें। तो आंसर डी हो गया हमारा, रेडियली इनवर्ड इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड्स लेटर। ओके, क्योंकि आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि एक ऐसा एक स्फीयर दिया था और एक ब्लॉक को यहाँ से हमने रिलीज किया था, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक के कांटेक्ट में आया था, जस्ट इसके बाद ही इसके क्या था, मतलब नॉर्मल यहाँ जीरो हो रहा था, नॉर्मल जीरो हो रहा था, इसका मतलब क्या, नॉर्मल इसको बाहर लग रहा होगा, है ना, तो नॉर्मल जस्ट जीरो हो रहा है, तभी तो ये कांटेक्ट ब्रेक करना चाह रहा है, ये क्या करेगा, इसकी स्पीड इधर तो होगी, लेकिन उसके बाद ये ऐसे जाके गिरना चाहेगा, यानी कांटेक्ट यहाँ जाके क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसकी टेंडेंसी एक तरह से उधर से ऊपर जाने की, तभी तो नॉर्मल जीरो होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा। क्लियर है? Yes sir. ये बात, हाँ तो ये था इसमें, लिख लो इसको, ये पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। लिख लिया? हम्म हम्म
अब हम बात करेंगे पार्ट 2 का। पार्ट 1 का तो हो गया। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 डिस्कस नहीं किया था क्या? 1 2 चलो पहले वही कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 का F1 F2। तो क्वेश्चन नंबर F1, द ट्रेन टर्न्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना। मान लो कि ये अर्थ है, तो आपको मालूम है कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट, हाँ बता देते हैं, ओमेगा से घूम रहा है ना, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो ये इसका इक्वेटर वाला पार्ट है। मैं यहाँ ऐसे 2 ट्रैक ले लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि ट्रेन ए रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ट्रेन ए जो है ना वो इधर जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट। ट्रेन बी ऑफ द सेम मास रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ट्रेन बी जो है वो इधर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट। runs from west to east at the same speed with respect to earth along the equator with respect to earth same speed से। तो आप यहाँ देखो, अगर मैं टॉप से इसका देखूं तो मुझे कैसे नजर आएगा। मैं दोनों के लिए बना रहा हूँ, पहले ट्रेन ए के लिए बना रहा हूँ क्योंकि ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। तो टॉप व्यू यानी मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा नजर आएगा, और अर्थ ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, है ना। और ये जो ट्रेन है यहाँ, ये ट्रेन इधर जा रही है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में, है ना, और अर्थ इधर जाती है इसके रेस्पेक्ट में, यानी ये क्या होगी, इसकी रिलेटिव स्पीड है जो कि कितना है, v है। रिलेटिव स्पीड v यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हम लोग बाहर से देख रहे हैं, यहाँ बाहर जाके, अर्थ के बाहर जाके ऑब्जर्व करूंगा मैं इसको। तो पहले एसिड के लिए लिख लेता हूँ। तो आप देख रहे हो कि इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, यानी इसको मैं n1 मान लेता हूँ, और इसको टुवर्ड द सेंटर इसको m/g लग रहा होगा। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले वेलोसिटी तो निकालूं मैं, यानी वेलोसिटी, यानी ऊपर से देख रहा हूँ तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी इसकी ये क्या हो जाएगा, माइनस वी आई कैप इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस अर्थ के इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, तो ओमेगा आर आई कैप, यानी वी ए वेक्टर हो गया हमारे पास में ओमेगा आर आई कैप माइनस वी आई कैप। क्लियर है। यानी अब नेट टुवर्ड द सेंटर फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एन वन इक्वल टू एम ओमेगा आर माइनस बी का होल स्क्वायर बाई आर। ये लिख लो पहले इसके लिए। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है जो कि अर्थ के बाहर जाके, है ना, लिख लो। और अगर अर्थ पे बैठ के देखता हूं मैं, तो फिर उस केस को भी मैं करके दिखा दूं। उसमें सेंट्रीफ्यूगल लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल के साथ में मुझे एक और चीज देखनी पड़ेगी, कोरियोलियस फोर्स भी। तो खैर अभी उसके बारे में बात ही नहीं करना है, तो वो और फंसा देगा आपको भी। तो ग्राउंड से करेंगे तो कोई ऐसा इमेजिनरी फोर्स की बात नहीं करते हैं।
ग्राउंड है ना, तो मैं एक तरह से अर्थ को रोटेट करता हूँ, मैं बाहर से देख रहा हूँ, अर्थ के बाहर जाके इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इस तरह से देखेंगे हम लोग। ऐसे कोरिलियस फोर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा इसको आगे, इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी नहीं। लिख लिया? ये इक्वेशन मैंने सही लिखी ना इसके लिए? हाँ, क्या किसने क्या पूछा? नहीं ना, अर्थ तो रोटेट कर रही है ना, इसलिए तो मैं उसके बाहर जाके देखूंगा ना। जैसे हम लोग टर्न टेबल को देखते हैं, तो टर्न टेबल पे बैठ के थोड़ी देखते हैं, उसके बाहर देखते हैं ना, और उसके ब्लॉक देखते हैं, तो सारे रियल फोर्सेस को तो कंसिडर करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया मैंने। ओके, तो हमारे पास लिख लिया भाई सबने? तो लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो इसका फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे? फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी, मैं इसको रफ ही कर देता हूँ मैं। तो N1 इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा r माइनस v का होल स्क्वायर बाई r। यहाँ वेलोसिटी मतलब इसके बाहर जाके, क्योंकि अब इस जिस तरह से क्वेश्चन में पूछ रहा उसमें था कि अब अर्थ के लिए नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है ना, तो वो कंसिडर कर रहा है, इसलिए तभी तो नॉर्मल अलग अलग आएगा। अगर अर्थ पे तो फिर नॉर्मल ही सेम आ जाएगा, अगर फिर तो अर्थ को रेस्ट को मान के करेंगे तो फिर क्वेश्चन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा, फिर तो इक्वली ही नॉर्मल। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका मतलब ये है। नहीं, आप समझे नहीं, ठीक है ना? तो ट्रेन बी के लिए बात करते हैं। ट्रेन बी के केस में क्या होगा, मैं फिगर यही बनाऊंगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, ट्रेन किधर की तरफ जा रही बी, जो ट्रेन बी है तो इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जा रही है, यानी v रिलेटिव इक्वल टू v दिया है, तो यहाँ भी ओमेगा इधर ही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे देखो, ये तो लिख लिया आप लोगों ने, अब यहाँ लिखूंगा मैं इसको लेकर। तो यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी जो ए जो बार यानी जो बंदा यहाँ अर्थ के बाहर उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो माइनस वी ई वेक्टर, इधर कितना है ये वी आई कैप है, ये वी बी वेक्टर माइनस ये ओमेगा आर आई कैप है, यानी वी बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, वी प्लस ओमेगा आर आई कैप। अब इसमें देखो नॉर्मल किधर लग रहा है, इसको इधर की तरफ लगेगा, इसको मैंने मान लिया एन टू ए, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, इस केस में क्या लिखेंगे, तो वो हो जाएगा mg माइनस एन टू इक्वल टू एम v प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाई आर, यानी n2 इस केस में क्या हो जाएगा, mg माइनस एम v प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब यहाँ देखो उस वाली इक्वेशन को देखो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि n1 जो है n2 से क्या है यहाँ ज़्यादा है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो,
तो n1 क्या रहे हैं, n2 स्क्वायर रहे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे बात समझ में, ऐसे करना था, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? हो गया सर। हो गया सर। तो ये हो गया। नेक्स्ट है F2। F2 क्या कह रहा है, इफ द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडीज एट द इक्वेटर इज टू बी 0, यानी देखो अगर मैं टॉप से देखता हूँ मान लो, तो अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट ओमेगा से घूम रही है, और कोई बॉडी मान लो यहाँ रखी है इक्वेटर पर, तो सीधी सी बात है कि इसको अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। अब यहाँ देखो, अगर मैं मान लो इसी के रेस्पेक्ट में जाके देखता हूँ, अर्थ पर है, तो फिर इसको सेंट्रीफ्यूगल देखूंगा ना बाहर, कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर r होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो कह रहा है कि द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडीज एट द इक्वेटर इज टू बी 0, अपरेंट वेट मतलब जो नॉर्मल की वैल्यू है, तो अगर ये रुका हुआ है तो n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg, और ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर ये 0 हो गया तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा g बाई r का स्क्वायर रूट, यही आंसर है। यानी ओमेगा की वैल्यू क्या होना चाहिए, रूट g बाई r होना चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ। और कौन सा था, एक मिनट, और भी कुछ तो पूछा था, एक्सरसाइज पार्ट 2 का D2 बताना है, पार्ट 2 का D2। पार्ट 2 का D2 भी कर लेते हैं। चलिए, लिख लिया? हमें कह रहा है कि a particle of mass m is moving with velocity v on a smooth horizontal surface with constant velocity। अच्छा, constant velocity तो मतलब स्ट्रेट जा रहा, फिर तो इसको कुछ गड़बड़ लग रहा है। Particle of mass m is moving with constant velocity on a smooth horizontal surface, so constant force F starts acting on particle perpendicular to velocity v, radius of curvature after force F start acting। अच्छा, ठीक है, मतलब ऐसा है कि मान लो ये पार्टिकल, यानी कोई बॉल ले लो, ये पार्टिकल है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना। अब ये कह रहा है कि कांस्टेंट, अच्छा ठीक है, कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v, रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर फोर्स F स्टार्ट्स एक्टिंग। तो ये हमारे पास आ गया, तो परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ना, और AC का मतलब क्या हुआ, यानी F इक्वल टू m इंटू AC, AC की वैल्यू वहां से रखो, तो F बाई m इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यानी ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, mv स्क्वायर बाई f, ये आंसर आना चाहिए, mv स्क्वायर बाई f, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये कॉन्सेप्ट था।
मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। भाई बात क्लियर है? हाँ यस सर। सर। ये पार्ट 2 का D2 है, ठीक है। अब चलते हैं, और भी एक है इसमें, तो एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2। लिख लेना। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है, करते हैं ना। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, करते हैं। तो अ पॉइंट पी मूव्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज, यानी ये ऐसा दिया है इसने। तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ए से बी की तरफ जा रहा है। कोई जनरल पॉइंट है यहाँ एक्स कोमा वाई। अच्छा, इस रेडियस, इसकी जो रेडियस है आर, वो भी दिया है इसने 20 मीटर है कि। पॉइंट P moves in a counterclockwise direction on a circular path is shown in the figure. The movement of P is such that it sweeps out a length. मतलब ये यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ, यानी जो आर्क लेंथ है वो एस है। तो एस इक्वल टू कितना है? टी क्यूब बाई 5 है। Where s is in meters, t is in seconds, the radius of the path दिया है 20 मीटर है। The acceleration of p when t equal to 2 सेकंड, तो एक्सेलरेशन बता रहा है। तो इसका मतलब इसमें तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये ds बाई dt अगर मैं करता हूँ तो ये स्पीड आ गई ना, कितना आ गया 3t स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी उस इंस्टेंट की मिल गई। इसको एक और डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या देगा आपको, ये 80 देगा ना, यानी 60। तो इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी इधर की तरफ क्या होगा, इसमें 80 होगा, और इधर की तरफ क्या होगा, AC होगा, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यानी AC का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, ये नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो AC क्या हो जाएगा, AC तो v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, यानी 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई आर रख दो इसमें, या पहले वैल्यू से निकाल लेते हैं। तो पहले 80 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6 इंटू टी, यानी 6 इंटू कितने 2 सेकंड पर, तो 2 तो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। AC की बात करेंगे तो v स्क्वायर बाई आर, यानी हो गया हमारे पास में 9t⁴ डिवाइडेड बाई 20, यानी हो गया 9/20 इंटू t⁴, यानी 2⁴, यानी कितना हो गया 16। तो 9 इंटू 16 डिवाइड बाई 20, सॉल्व कर लो, नियरेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, इसमें रख दो, कर लोगे, आ जाएगा आंसर। ऐसे करना, मैं बात समझ में आ गई? sir, हाँ सर। ठीक है, लिख लो इसमें। क्या क्वेश्चन है आपका? कॉनिकल पेंडुलम जब वो
मेरी आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. हम कौन सा क्वेश्चन कर लेता लिख लेता आप लोगों ने क्वेश्चन? हाँ सर, हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 भी बताना था इसका. हाँ, जब यही सिंपल पेंडुलम, देखो मैं कहना चाह रहा था, यही है ये अगर बॉल है यहाँ, अगर इसका ऑसिलेशन ऐसे प्लेन में होता है तो ये सिंपल पेंडुलम माना जाता है, किसी प्लेन में अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो. लेकिन अगर मान लो ये ऐसे सर्कल में जब घूम रहा है तो ये कौन बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम. ठीक है, ये दोनों में ये डिफरेंस है वही है. देखो इसकी भी लेंथ एल है और ये बॉब है, इसकी भी लेंथ एल है और ये बॉब है. क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन a at point p r, theta on the circle of radius r is here. अच्छा, इसमें आपको याद होगा जब मैंने आपको एटी और एसी में एक रिलेशन निकाला था तो मैंने रेफरेंस लाइन ये माना था, मालूम है आपको, और यहाँ से मैं थीटा पे लेके गया था. तो कॉन्सेप्ट दरअसल ये कि एंटी क्लॉकवाइज देखना है और ये इस पॉइंट की बात कर रहा है. तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v वेक्टर है. तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो AC तो इधर 1 है इसका, तो AC का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ, v² होगा. तो हम क्या करेंगे, AC इधर है तो इसको रिजोल्व करेंगे. तो इसको रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, और इसका ये जो एंगल है ना, ये दरअसल थीटा है. तो AC का यानी वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यानी AC वेक्टर लिखेंगे हम लोग. पास में तो क्या लिखेंगे इसको, AC यानी हो जाएगा -v²/r cos थीटा i कैप -v²/r sin थीटा j कैप. तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये आंसर होना चाहिए. ठीक है, तो ये रूल ही है, ये रेफरेंस लाइन होती है. क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, आपको याद होगा जब हम लोग एंगल के बारे में बात कर रहे थे, यानी आपको याद होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट माना जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट माना जाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट माना जाता है. तो एंगल हम लोग इसको रेफरेंस लाइन मानते हैं, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चलते हैं अगर आपको याद हो तो वो ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया था इसने. ओके, क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर. Yes. और कौन कौन सा बताना है इसमें, 1 और 2 हो गया. अच्छा, ये तो चला गया, चलो कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 बताना है क्या, सही पूछा तो किसी ने. क्वेश्चन नंबर 4 बताना है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है. ठीक है, 4 और 6 बताना है. चलो 4 पे चलते हैं, फिर 6 पे चलेंगे. तो ये कह रहा पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड in a uniform in a circular orbit of radius r in a central force inversely proportional to the nth power of r. मतलब क्या हो, देखो यहाँ particle is moving with a uniform speed
in a circular orbit of radius r is in a central force inversely proportional to nth power of r, यानी जो सेंट्रल फोर्स यानी F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1 by nth पावर ऑफ r यानी r टू पावर n है। इसका मतलब है कि F इक्वल टू K बाई r टू पावर n है, यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ ये इधर v स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ जो सेंट्रल फोर्स मतलब जो सेंटर की तरफ लगता हो हमेशा, तो ये और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप mv² बाई r लिखोगे। ओके, तो पूछ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर r इफ द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल इज t, देन तो ये बताना है कि इसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, लिख लो इसको फिर बताता हूँ मैं। ठीक, तो हमें पीरियड बताना है। तो अब यहाँ क्या है कि फोर्स इस तरह से है ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखो, ये हो जाएगा, हाँ बताएंगे। तो k बाई ये क्या हो जाएगा r टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू mv²। समझ में आया, इसको मैं इधर लाया हूँ तो हमारे पास आ गया v इक्वल टू k बाई m r टू पावर n माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास में आ गया। तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई r बाई v ना, v की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो 2 पाई r है ना 1 बाई v, तो 1 बाई v है ना, तो इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा m r टू पावर n माइनस 1 बाई k। तो यहाँ देखो आप, बाकी तो सब कांस्टेंट है, ये क्या हो गया देखो r और ये r टू पावर क्या है n माइनस 1 बाई 2 है, तो हमारे पास हो गया है r1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 या r हो गया n प्लस 1 बाई 2। इसका मतलब है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर n प्लस 1 बाई 2। ये आंसर आना चाहिए। कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। बात समझ में आ गई? यस सर। लिख लीजिए इसको। क्या हुआ? क्या कहा? नहीं तो आप मंगवाए किस लिए चल रहे? वो सामने वाले है ना, उन्होंने अपनी गाड़ी साफ करी थी, पार्क करवाया, मेरे को लगा जाने होंगे संजू को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लिख लिया? अच्छा, इसी को आप ये भी कर सकते थे, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, ये भी कर सकते थे कि इसी को, ये जो आया ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं mv² बाई r को, तो m ओमेगा² r भी तो लिखते हैं ना, तो ये इसको नीचे ले जाओ तो सीधा आ गया इससे। तो हाँ वही आ रहा हूँ मैं, देखो ये हमारे पास में फोर्स आ गया है ना, तो फोर्स अगर आ गया तो m ओमेगा² r इक्वल टू f है ना, ये हमने लिख लिया k बाई r टू पावर n, और इसी को mv² बाई r भी लिखते हैं, m ओमेगा² r भी लिखते हैं, यानी आप देखो ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है 1 बाई r n प्लस 1 आ रहा है ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना।
अब आप यहाँ देखो ओमेगा को क्या लिखते हैं हम लोग, तो यानी ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर टू पावर एन प्लस 1 ना, यानी देखो अल्टीमेटली कितना आ गया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर एन प्लस 1 बाई 2 आ गया ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके, तो लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। Particle is moving in a circular path of radius a under the action of an attractive potential अपने को दिया हुआ है। तो मतलब ये है कि ये इस a रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो टोटल एनर्जी बताना है। तो टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, मतलब क्या हुआ है टोटल एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो दे रखी है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों लिखना है अपने को। वो टोटल एनर्जी, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है यहाँ। तो U इक्वल टू कितना है हमारे पास में, माइनस के बाई 2r स्क्वायर। और आपको याद है कि कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था F वेक्टर इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर आर कैप। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पहले। तो आप देखते हो कि डी यू बाई डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रहेगा माइनस के बाई 2, तो कांस्टेंट है और ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि माइनस के बाई 2 आर टू पावर माइनस 2, यानी हो जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 2 ना, यानी हमारे पास में डी यू बाई डी आर ये आ गया प्लस के बाई आर क्यूब। इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमारे पास फोर्स क्या आ गया, एफ वेक्टर इक्वल टू आ गया माइनस के बाई आर क्यूब आर कैप। अब ये माइनस, क्योंकि हमें ये मालूम है कि आर वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है, यानी आर कैप इधर होगा, इसका मतलब माइनस आने का मतलब है कि फोर्स इसको इधर लग रहा है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि के बाई आर क्यूब ये फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी एम बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया के बाई आर स्क्वायर, और बाई 2 करेंगे तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो माइनस के बाई 2 आर स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी के बाई 2 आर स्क्वायर, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसमें क्या होगी, 0। आंसर 0 आना चाहिए, क्या दिया है, ठीक है ना, तो 0 आंसर है। आगे बात समझ में, तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बताना है, बताते हैं, लिखो जल्दी से इसको।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Smooth wire of length 2 pi r is bent into circle and kept in a vertical plane. A bead can slide smoothly on the wire when the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter AB as shown in the figure. The bead is at rest with respect to the circular ring at a position P as shown. Then the value of omega is, अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने आपको याद होगा कि इसके लिए किया था। एक शॉर्ट एग्जांपल अगर आपको याद हो तो, एक बाउल था और एक बीड यहाँ था। जब इसको ओमेगा हमने दिया तो वो इसके साथ साथ ओमेगा से ऐसे घूम रहा था। इसमें क्या किया इसने, ये वर्टिकल सर्कल में एक रिंग बनाया। 2 पाई आर लेंथ का मतलब इसकी रेडियस आर होगी और ये ओमेगा से इस डायमीटर के अबाउट घूम रहा है। तो पहले ये जो बीड था या रिंग था वो यहाँ कहीं था, लेकिन जब ये घूमने लगेगा तो ये यहाँ कहीं जाके क्या होगा, रुक जाएगा रिंग के रेस्पेक्ट में और फिर उसके बाद इस सर्कल में रोटेट करना शुरू कर देगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है और ये जो रेडियस है इसकी ये मान लेते हैं आर है। इसको आर नहीं मान सकते क्योंकि आर उसका दिया है, क्योंकि इसका 2 पाई आर लेंथ है ना पूरी रिंग का, यानी तो इसकी जो रेडियस है वो आर है। इसकी रेडियस में मान लेता हूँ कि कैपिटल आर है। तो इस बीड पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और डाउनवर्ड mg लग रहा होगा। तो ये जो बीड है तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब वर्टिकल वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल आउट होने चाहिए, यानी n cos थीटा इक्वल टू तो क्या आना चाहिए mg, और इसका n sin थीटा इसको क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी n sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा, और कैपिटल R बाई स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ रख दो, तो m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा क्या चाह रहा है अपने से। देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से देखो n इक्वल टू आ गया m ओमेगा स्क्वायर r और यहाँ n की वैल्यू इसमें रख देंगे, है ना, n की वैल्यू, लेकिन थीटा तो अपने को अच्छा दिया है r/2 दे तो रखा है फिगर में, तो r/2 दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल R की वैल्यू दिया हुआ है। चलो करते हैं। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, तो ये दिया इसने दरअसल r/2/r इक्वल टू साइन थीटा यानी 1/2, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मतलब 30 डिग्री आ गया। कोई बात नहीं, इस n की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इक्वल टू mg, m से m कैंसिल आउट हो गया, हमें तो ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो हो जाएगा g/r cos 30 की वैल्यू तो जाएगा 2g/r √3, ये आंसर आना चाहिए 2g/r √3, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर है। समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया क्या? Yes, sir.
नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, स्प्रिंग मास सिस्टम, मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, नेचुरल लेंथ l, रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल डिस्क. The free end of the spring is fixed at the center of the disk. And the disk, together with the spring mass system, rotates about its axis with the angular velocity omega. The relative change in the length of the spring is best given by the option. यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये टॉप से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ था, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, इसके अपनी लेंथ दिया हुआ है L0 है अभी, लेकिन रेस्ट पर है. जब ये घूमने लगा तो सिंपल सी बात है, इसमें एक्सटेंशन आ जाएगा. तो ये जो ब्लॉक है ये इसके साथ साथ घूम रहा है और कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है पूरा सिस्टम. इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लग रहा होगा, kx. इसका मतलब इसकी लेंथ क्या हो गई, यहाँ L हो गई. तो L क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ L0 प्लस x हो जाएगा. तो क्या पूछ रहा है, L माइनस L0 पूछ रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन में. द रिलेटिव चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी x की वैल्यू क्या होगी, तो यानी kx इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर. और ये क्या लिखोगे, लेकिन L0 प्लस x लिखोगे ना, कि नहीं, क्या लिखोगे, ये लिखोगे. तो पहले x निकालना है अपने को, तो यहाँ से इस क्वांटिटी को उधर ले जाते हैं. तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, तो m ओमेगा स्क्वायर L0 बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर. लेकिन इसने कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है कि k जो है ना वो ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर है. इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L0 बाई k. कुछ गड़बड़ है, तो वो रिलेटिव चेंज पूछा है, तो फिर x का L0 आएगा. हाँ, तो L x बाई L0 आ जाएगा. तो m ओमेगा स्क्वायर बाई k, रिलेटिव चेंज ही आ जाएगा. रिलेटिवली कितना चेंज हो गया, ठीक है ना. तो ये आंसर है. आगे बात सुन में, तो लिख लीजिए. हम बात कर रहे थे, इसकी बात किया था हम लोगों ने, चलो कर लेते हैं. आप इसका एक्सरसाइज 1 का, सॉरी एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कर लो. एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 सर्कुलर मोशन का पार्ट 1 और पार्ट 4 ये मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है. लिख लिया ना. चलिए अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास. तो हम ये बात कर चुके थे, F एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू कैपिटल M ACM वेक्टर, और ये इक्वल टू ये भी था M1 A1 वेक्टर M2 A2 वेक्टर, है ना. और कैपिटल M क्या था हमारे पास में, M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन. ओके, यानी इसका मतलब है कि ACM वेक्टर हमारे पास में ये था.
सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस ऑन। और ये भी बात क्लियर होगी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन की जब भी बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा, यानी इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। तो जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, और आपको याद है ये एग्जांपल पहले भी लिया जा चुका है एनएलएम में। क्या था कि ये पुली है, एटवुड मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल एम है और इसका मास मान लिया मैंने कैपिटल एम है, मान लो, है ना। तो यहाँ जो दिया है कैपिटल एम है ना, ये ऐसा दिया हुआ है कि कैपिटल एम जो है स्मॉल एम से ज़्यादा है। तो ये भी मालूम है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन हमने निकाले हुए था, इसका एक्सेलरेशन ए होगा ऊपर की तरफ और इसका ए होगा। यहाँ जो पुली है ये पुली मासलेस पुली है, मासलेस पुली है, ठीक है ना, क्या है, मासलेस पुली है। तो हमने एक्सेलरेशन क्या निकाला था इसका, मैग्नीट्यूड में m माइनस एम इंटू जी डिवाइड बाई m प्लस एम। भाई ये सबको मालूम है ना। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, फाइंड दी, दरअसल क्वेश्चन ये था मेरा इसमें, फाइंड दी एक्सेलरेशन of center of mass of two blocks system in Atwood machine। इसको कैपिटल ले लेता हूँ, ओके। तो ये मुझे चाहिए सेंटर मास, ये लिख लो फिर बताता हूँ। लिख लिया? Yes, sir. अब यहाँ देखो, एक ब्लॉक के तो एक ब्लॉक हमारे पास ऊपर जा रहा है, एक ब्लॉक नीचे आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, यानी हमें सेंटर मास का एक्सेलरेशन चाहिए, यानी एसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एसीएम। दो ही ब्लॉक है, तो m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी m a j कैप माइनस कैपिटल M A J कैप डिवाइड बाई
m प्लस स्मॉल m, क्योंकि ये ब्लॉक तो नीचे जा रहा है ना, तो माइनस ए जे कैप लिखेंगे ना, तो ये आ गया हमारे पास में। और ए की मैग्नीट्यूड वैल्यू अपने को दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है वो यहाँ रख देंगे। तुम्हारे पास आ जाएगा ACM वेक्टर इक्वल टू m माइनस कैपिटल M, है ना, ए जे कैप डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तुम्हारे पास आ गया, माइनस को बाहर ले लेंगे तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और a की वैल्यू क्या हमारे पास में, तो m माइनस m डिवाइड बाई m प्लस m इंटू जी जे कैप। यहाँ देखो क्या रहा है, माइनस m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इंटू जी, और यार जे कैप। तो आप यहाँ देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम का सेंटर मास नीचे की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि m माइनस m बाई m प्लस m तो पॉजिटिव आ रहा है ना। अब इसका एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, तो उससे और अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो ये तो आ ही गया, अब ध्यान से समझिएगा, देखो लिख लो इसको, इसका अल्टरनेट तरीका और बताता हूँ मैं आपको। गौतम, लिख लिया सर। हाँ अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको, अरे यार, इसको टी ऊपर लगता है, इसको टी नीचे लगेगा, इसको टी इधर और इसको टी इधर, है ना। टी की वैल्यू भी हमने फाइंड किया था, क्या मिला था, 2m इंटू जी डिवाइड बाई m प्लस m आता है। अब यहाँ देखो सीलिंग पर जो फोर्स यहाँ आ रहा होगा, यानी इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा करूं, तो यहाँ देखो इसको नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, टी डैश, तो इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टी डैश, है ना। तो इस वाले सिस्टम को अगर आप देखते हो तो हमें मालूम है कि टी डैश की वैल्यू क्या मिलती है, 2t मिलती है कि नहीं मिलती, यानी टी डैश क्या मिलेगा अपने को, 4 कैपिटल M स्मॉल m g बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये पॉइंट समझ में आया पहले? भाई सबको समझ में आ रहा ना टी कैसे निकाला था हम लोगों ने, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी वो, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? हाँ सर। हाँ तो लिख लो पहले इसको, ये पूरा पुली वुली सब बनाइएगा वापस से। अब यहाँ देखो, मैं ऊपर वाला पहले हटा देता हूँ। अब यहाँ देखो ध्यान से समझिएगा, देखो इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ देखो, इसका मैं क्योंकि पुली तो मास इसलिए तो बोला मैंने, वो भी आपको यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ये टी डैश है और ये ब्लॉक है और ये कैपिटल M है ना। आप यहाँ देखो ये पूरा सिस्टम हो गया हमारे पास में, ये
ये पूरा एक सिस्टम हो गया। इस सिस्टम पर नेट देखो डाउनवर्ड क्या क्या फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है इसको दरअसल mg प्लस कैपिटल mg, ऊपर क्या लग रहा है टी डैश लग रहा है। तो इस पूरे सिस्टम पर नेट जो अंदर का टी है वो तो हटा दो, वो तो इंटरनल फोर्स हो गया क्योंकि कहीं दिख ही नहीं रहा हो तो इस पिक्चर में। इसका मतलब हमारे पास में कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा कि F एक्सटर्नल इक्वल टू कैपिटल M ACM वेक्टर। तो डाउनवर्ड फोर्स नेट कितना है यहाँ mg प्लस कैपिटल mg माइनस टी डैश इक्वल टू टोटल मास m प्लस कैपिटल M इंटू ACM। ये लॉजिक समझ में आया? F इक्वल टू ma वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने। लेकिन पूरे सिस्टम पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, वो जो F एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू जो लिखा था मैंने F वेक्टर एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इनटू ACM, याद आ रहा है? वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगा दिया। ये बात समझ में आई? हाँ सर। है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से सबको रिमूव कर दूं? यस सर। रख दो। तो mg प्लस कैपिटल mg माइनस 4 कैपिटल M स्मॉल m g बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ACM। यहाँ से आप देखो कि g को बाहर लो और ये क्या हो गया m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर माइनस 4mm बाई m प्लस m। यहाँ से इसको भी इधर ले आया मैं, तो यहाँ क्या मिल गया मुझे ACM मिल गया। तो ACM इक्वल टू क्या रहा देखो G, ये देखो क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर प्लस 2mm माइनस 4 कैपिटल M डिवाइड बाई m प्लस m का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो ये क्वांटिटी से तो माइनस 2mm मिलेगा, तो कितना आ गया अल्टीमेटली देखो G m माइनस m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस m का होल स्क्वायर। ये तो आंसर था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यही तो आ रहा था। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट था, उसमें लिख लो इसको। लिख लिया? यस सर। भाई बात समझ में आ गई ना कैसे करना है? यस सर। है ना? अब मैं आपको देखो एक चीज और समझाता हूँ। आप यहाँ देखो कि एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं
कि हनी, अभी है ना हनी, शहद की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो ये कोई बोतल है, और ये मान लो वेइंग मशीन पे रखी है, और इसमें ये मान लो हनी यहाँ तक भरा हुआ है। हनी क्यों ले रहा हूँ, वाटर क्यों नहीं लिया? क्योंकि हनी की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, यानी उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है, तो स्लोली नीचे आएगा अगर इसको उल्टा करेंगे तो हमने यहाँ इसमें क्या भरा हुआ है, हनी भरा हुआ है। आप यहाँ देखोगे, अभी अगर मैं कहूँ कि इसका मास, टोटल मास जो है कैपिटल एम है ना, हनी प्लस बोतल मिला के, तो आप यहाँ देखो जो नॉर्मल की वैल्यू है वो क्या देगा यहाँ, m इंटू जी ना, यानी इसका वेट ये हो जाएगा अभी, क्योंकि रुका हुआ है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको पहले तो, हाँ सर। है ना। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, इसको उल्टा कर रहा हूँ। तो आप ये देखोगे कि जो हनी है वो सडनली तो नीचे नहीं आता है ना, ये ढक्कन है ना, यहाँ भी ये ढक्कन है, तो हनी क्या हो रहा होगा, यहाँ नीचे आ रहा होगा, है ना। तो आपको बताना है अभी n की वैल्यू, जैसे यहाँ mg है, तो यहाँ बताना है आपको कि इस केस में जब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो यहाँ नॉर्मल की वैल्यू बताना है क्या होगा, है ना। तो what will be the value of weighing machine, या ऐसे समझते हैं what will be the reading, what will be the reading of weighing machine। तो पहला ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, n इक्वल टू एम जी, बी n लेस देन, मतलब कैपिटल एम है ना, एम जी, n लेस देन एम जी, सी n ग्रेटर देन एम जी, एंड डी none of the above। इसमें क्या आंसर होगा? इसको अपसाइड डाउन कर दिया हमने ना, तो है ना, ये नीचे आता जा रहा है, यानी ये फाइनली नीचे नहीं आ रहा है, ध्यान रखना है, कंप्लीटली नीचे आ जाएगा तब तो आंसर वही होगा जो पहले वाला था। तो ये तो अब ऐसे हटा दो आप, मैं तो बोल ही रहा हूँ, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता, क्या होगा भाई?
वही मुझे जानना है। कीर्ति, आपने कैसे कहा कि n लेस देन एम जी है, और उस्तादिश आप कैसे बोल रहे हो कि n ग्रेटर देन एम जी है? ये एक्सप्लेन करोगे आप मुझे? सी है। सर, आर्यन आप बताओ, कैसे आपने कहा कि सी होगा? जब हम वो कंटेनर को रिवर्स कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास पूरे लिक्विड का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे का थोड़ा थिन है ना, विड्थ थिन है, तो ज्यादा लिक्विड को एकोमोडेट करने के लिए हाइट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ज्यादा हाइट पे होगा तो हैं, क्या बात कर रहे हैं आप यार? चलो उल्टा कर दोगे तब भी ज्यादा हाइट हो गया तो क्या हो गया? वेइंग मशीन तो एमजी मेजर करेगी और फाइनली रुक जाता है, तो उससे हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। अरे भाई, अभी भी टोटल मास तो एमजी रहेगा, अगर फाइनली जाके रुक भी गया, मान लो रुकने की बात करो आप, तो वो नहीं नहीं, वो नहीं कि हाइट पे चला गया इसलिए एमजी नहीं है, वो कोई रीजन थोड़ी है। वो गलत एक्सप्लेनेशन है। तो और बताओ, ये कौन बता रहा था वैसे? उस्तादिश आप? हाँ, नेक्स्ट कौन? बोलिए। नेक्स्ट। किसी को भी नहीं समझ में आया? मैं एक्सप्लेन करूं इसको? क्या होगा देखो। तो आप कर दीजिए। हाँ, देखो होगा क्या। आप ये देखो, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, सोचो। पीयूष बताओ आप। सर, हनी का वेट स्मॉल m मान लेते हैं, फिर ग्लास का वेट m कैपिटल M माइनस m, फिर एक्सटर्नल फोर्स उस पे मतलब, और हनी का नीचे एक्सेलरेशन a मान लेंगे, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स उस पे माइनस स्मॉल m a, और ग्लास का तो एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए m माइनस m इंटू ज़ीरो, तो फिर मास, टोटल मास इंटू ए सी एम विल बी इक्वल टू माइनस स्मॉल m a बाय m आ रहा है, फिर n इक्वल्स टू माइनस स्मॉल m बाय m a आ रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। चलो देखो कैसे करेंगे। आप तो पूरे सिस्टम को माना है ना, हम तो पूरे सिस्टम की बात करेंगे। तो मैंने इसमें बॉटल प्लस इस सबको मिला के तो मैंने कैपिटल एम लिया हुआ यहाँ, है ना, तो एम जी आ रहा है। आप ये देखो सिस्टम, क्योंकि पार्टिकल्स नीचे आ रही है, इसका मतलब सिस्टम का सेंटर मास क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है ना। तो सिस्टम का सेंटर मास, इसका मतलब मान लेते हैं कि एसीएम से नीचे आ रहा है। इस पूरे का जब आप एपीडी बनाओगे, इसको पॉइंट मास मान लो, तो डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है? एम इंटू जी, और यहाँ क्या लग रहा है इसको? एन डैश लग रहा होगा यहाँ से, है ना। तो ये नेट फोर्स है। तो आप देख रहे हो कि अगर पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम का सेंटर मास नीचे आ रहा है, तो एसीएम नीचे होगा। तो आप क्या लिखोगे अब यहाँ? ये लिख लिया ना आपने पहले तो सबने? यस सर। हाँ तो ये रफ सर। कर दूं, पहले वाला फिगर रफ कर दूं ना? हाँ तो यहां मैं लिखूंगा एम जी माइनस एन डैश इक्वल टू टोटल मास इंटू एसीएम। आप यहां देखो एन डैश इक्वल टू क्या आ रहा है? एम जी माइनस एन एसीएम, ये लेस देन एम जी आ रहा है। इसका मतलब आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जो वेट मेजर करेगा ये, भाई ये तो अल्टीमेटली नॉर्मली मेजर करेगा, तो नॉर्मल क्या है यहाँ? एन डैश है, एन डैश मेजर करेगा, तो एन डैश क्या रहा है? एम जी से कम मिलेगा अपने को। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर, समझ गया। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, लिख लीजिए इसको, ठीक है।
अच्छा, ओके, वेरी गुड। हाँ मतलब उसमें आपने पूरा कंसिडर किया तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लिया ना? अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, लिख लिया सबने? हाँ सर। ये एंगल हमारे पास में 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और यहाँ ये पुली लगी हुई है, और एक ब्लॉक यहाँ है, और एक ब्लॉक यहाँ है। इसका मास 4 kg है और इसका मास 2 kg है ना। पुली और ये फिक्स है, ये जो बेस है यहाँ फिक्स है, ठीक है। आपको तो इस दोनों ब्लॉक का जो सेंटर मास है ना, उसका सेंटर मास का एक्सेलरेशन बताना है ना। यहाँ g की वैल्यू हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फाइंड दी acceleration of center of mass of two blocks system करिए।
आंसर तो नहीं मालूम, देखता हूँ मैं भी। अच्छा एक चीज है, एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। संडे को जो आपकी 8 to 10 क्लास है ना, उसको हम लोग फ्राइडे को रख सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को आपको एक ही क्लास है ना, मैथ्स। चलेगा सर। तो फ्राइडे को क्लास रख लेते हो, चलेगा? फ्राइडे को कितने बजे रख सकते हैं बताइए? 2 बजे से रख लें? हाँ सर चलेगा। हाँ तो न्यू ईयर है तो क्या करें, हर साल आ रहा था आपके लिए तो न्यू ईयर, है ना? तो न्यू ईयर है तो तभी तो जल्दी हो जाएगी ना क्लास। तो आपका क्या है कि संडे को फिर कोई क्लास नहीं रहेगी, ये था, है ना? तो फ्राइडे को हम लोग कर लेंगे, मॉर्निंग में चलेगा? बोलो। चले। अच्छा छुट्टी है ना उस दिन तो आप लोगों की? यस सर। हाँ तो फिर मॉर्निंग में न्यू ईयर मनाते हैं। हाँ संडे को प्लीज, संडे को क्यों, ऐसा क्या हो गया? मंडे को, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे रखना है नहीं रखना है, तो ऐसा करते हैं 2 बजे से रखते हैं, फिर 2 से 4 चलेगा? चलेगा सर। हेलो, दिन में चलेगा? फ्राइडे में अभी मैसेज ड्रॉप कर दूंगा वो तो, ये क्लास हो जाएगी। हाँ क्या हुआ इसमें? देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, क्योंकि अपने को तो मैग्नीट्यूड ही निकालना था यहाँ। तो बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने यहाँ इस तरह से आपको दिया भी वैल्यूज, कि इसको हम मान सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और इसको मान सकते हैं वाई एक्सिस है। ओके, दोनों 90 डिग्री पर है। तो क्या करेंगे पहले तो, अभी आप देखो इतना तो अब आपको आने लग गया होगा। इधर क्या लिखूंगा मैं इसको, 4g साइन 60, और इसका इधर क्या लिखूंगा, इधर की तरफ 2g साइन 30। तो नेट जो एक्सेलरेशन है ना, इसका भी ए होगा और इसका भी ए होगा मैग्नीट्यूड में। तो नेट एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, वो जाएगा हमारे पास में दरअसल 4g साइन 60 माइनस 2g साइन 30 डिवाइड बाई टोटल मास, कितना हो गया 6। तो ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड आ गया। आगे बात सुन में, ए आ गया। अब एसीएम क्या हो जाएगा, तो एसीएम हो जाएगा हमारे पास में 4 इंटू ए आई कैप माइनस 2 ए जे कैप डिवाइडेड बाई 6। ये आंसर होना चाहिए। ये भाई बात समझ में आ गई सबको? यानी मैग्नीट्यूड में हो जाएगा a बाई 6 और अंदर मिलेगा अपने को 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और a की वैल्यू ये दे रखी मैंने यहाँ, ये रख दो, यही आंसर है। सिंप्लीफाई कर लो। पीयूष ये आ रहा है ना? बात समझ में आ गई भाई? अच्छा गलती कर दी आपने कहीं, चलिए ध्यान रखो। और क्या लिख लीजिए इसको। ये ऊपर वाला फाइनल आंसर बताता हूँ मैं आपको क्या होगा।
तो पहले तो a निकाले थे, तो a कितना हो जाएगा यहाँ से g/6 और ये होगा 4 इंटू √3/2 माइनस 2 इंटू 1/2 यानी हो गया 10/6 और ये हो जाएगा 2 √3 माइनस 1, ये a आ गया, इसको यहाँ रख देंगे हम लोग a को, तो हमारे पास हो जाएगा, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ACM इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू 10/6 टू √3 माइनस 1 और ये 16 प्लस 4 यानी 20, तुम्हारे पास आ गया 10/36 टू √3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2√5 यानी इसका मतलब है कि इससे कितनी बार गया 18, तो ये हो गया 9, ये हो गया 5, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ACM इक्वल टू 5√5/9 टू √3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए था। ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे हम लोग। तो चलो आज इतना ही करेंगे। तो फ्राइडे को 2 to 4 है ना। लिख लिया? यस सर, लिखिए। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर। ओके, बाय बाय। अच्छा।